नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अस्त ग्रह में किसका दोष सबसे ज़्यादा माना जाता है और इस दोष को भी हम कुछ विशेष परिस्थितियों में कम आंक सकते हैं। अस्त का माने कोई ग्रह वहाँ है लेकिन उसका प्रभाव कम दिखता है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और अगर हम अपने वैदिक कथाओं को जैसे आधार बना के देखते हैं तो हमारी वैदिक कथाओं में हम सूर्य को भगवान राम के साथ जोड़कर देखते हैं और शुक्र को भगवान परशुराम के साथ जोड़कर देखते हैं। परशुराम एक प्रकार से राजसिक माने जा रहे हैं और भगवान राम पूरी तरह सात्विक माने जा रहे हैं। राजसिक का मतलब कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला यज्ञ। सात्विक यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाला यज्ञ। तो कहते हैं कि परशुराम बहुत बली है लेकिन राम के आगे आने पर उनका जो बल है वो कम हो जाता है। भाई जैसे आपको रामायण में वो संवाद आपने पढ़ा हो या कहीं जब टीवी में उसको दिखाया गया था, उसके कुछ अंश दिखाए गए थे, तो अपने को समझ में आता है कि वो एक प्रकार से उनका जो बल है परशुराम का वो राम के आने से कम हो रहा है। हम इसीलिए बोलते हैं कि ज्योतिष में सभी ग्रहों को भगवान विष्णु का ही स्वरूप मान रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो ईश्वर ने ही अंतर पैदा किया अलग अलग, कि ईश्वर के लिए तो जेंडर का भी कोई अंतर नहीं है। हम जैसे कई दफ़ा कह देते हैं कि भगवान का लिंग क्या है, भगवान को हम पुल्लिंग माने स्त्रीलिंग माने, वो लिंग से परे है। भगवान कृष्ण को हम कई बार ऐसा जोड़कर देखते हैं, वो हमारी विकृत बुद्धि के कारण ऐसा हमें हो जाता है कि भाई उनको हम जैसे भगवान शंकर को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, वो आधे पुरुष रूप में आधे स्त्री रूप में। अब क्योंकि संसार में कोई ऐसा फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आता है, ये कह सकते हैं उनके पास दोनों ही लिंग एक साथ हैं या उनके पास कोई भी लिंग नहीं है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि वो परमात्मा है, उसको हम सांसारिक बाउंड्री में नहीं बांध सकते। वो तो हमारे सोच उससे परे है, माने हमारी सोच की उसमें नहीं आ सकते। हमारी जो जितनी है, जहां तक हमारी सोच जा सकती है। अब मैं आपको बताने लग जाऊं, जैसे हमने संसार में जितना मीठा खाया है उससे मैं कहूं आपको 600 टाइम्स मैं मीठा खिला देता हूं। कुछ जैसे एक सिंथेटिक शुगर होता है सैक्रिन, वो सामान्य चीनी से 600 गुना मीठा है, अभी उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कई ऐसे वर्ड्स हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो संसार में एग्जिस्ट नहीं करते। उसको मैं आपको बताऊंगा वो कैसे समझ में आएगा, नहीं उसको मतलब आसानी से समझा नहीं जा सकता। ईश्वरीय कृपा हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो तो समझा जा सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ग्रह स्टडी करते समय इतना लिप्त भी नहीं हो जाना है कि हम उनको शत्रुवत मानकर समझने लग जाएं। सभी साक्षात परब्रह्म परमात्मा उस विष्णु का ही रूप, क्या राम, क्या परशुराम, क्या कूर्मावतार, क्या वराह, क्या वामन। तो वो ध्यान रखना है कि हम यहाँ भगवान परशुराम को शुक्र ऐसा मान रहे हैं और भगवान राम को हम सूर्य के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो वो उनके सामने आने पर वो निस्तेज हो जाते हैं एक प्रकार से। तो शुक्र को अस्त का ज्यादा दोष बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई जिस जिसकी कुंडली में शुक्र अस्त है तो वो अब अपना परेशान हो गया, आज क्या बात इन्होंने बता दी। शुक्र कई दफा अस्त होना भी हमारे लिए अनुकूल, देखिए वो तो सब हमारा प्रारब्ध है तो हमारे लिए तो अनुकूल ही है ना। वो हमने जो जीवन में इकट्ठा किया, एकत्र किया है, वही तो जानना है। जो नहीं है उसको जानने का क्या प्रयोजन, उसको जानने का क्या फायदा है। तो ध्यान रखना है, अपना प्रारब्ध अपने को अच्छा लगना चाहिए, जो अपने को मिला है उसी को हमें सुधारने का काम करना चाहिए, अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं जानेंगे तो फिर बस वही
उसको छुपाते 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 कभी ठीक ही नहीं होगा घाव। इसीलिए ध्यान रखना है, जैसा है वैसा मान। जैसे शुक्र मैंने बताया, अगर शुक्र बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तो फिर वो शुक्र जो नेचुरल कारक है रोमांस का, रिलेशनशिप का, उसको एक्सट्रीम पर ले जाना चाहता, उसको अतिवादी उस चीज के लिए वो हो जाता, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता उस चीज को लेकर वो, कि भाई अगर मैं, रोमांस का नेचुरल कारक है तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में, इसीलिए शुक्र को दबाना बेहद जरूरी। तो कब वो शुक्र एक्साइटेड होकर भी हमारा बढ़िया परिणाम दे रहा है कुंडली में, देखिए मतलब हमने ये तो आपको समझा दिया, या आपने खुद से भी अपने अध्ययन से जान लिया होगा कि शुक्र को सबसे ज्यादा दोष माना जाता है अगर वो सन के बहुत नजदीक जाता है। एक प्रकार से टू साइडेड एनिमी कहे जाते हैं कि भाई शुक्र भी उनको शत्रु मान रहे हैं, सूर्य भी उनको शत्रु मान रहे हैं। और जब, लेकिन उसमें भी छूट है, जो जिन जिन राशियों में हमने यहां दिखाया है या जिन जिन भावों में हमने यहां दिखाया, उन भावों को एक प्रकार से अतिरिक्त बल मिल जाता है। जैसे सूर्य को अभिजीत का बल बड़ा ज्यादा प्यारा है भाई, जैसे दोपहर 12 बजे के आसपास ज़ोडिएक में, क्योंकि वो मकर राशि में आते हैं, जब अभिजीत में जब होते हैं, भव चक्र में, क्योंकि मेष लग्न से मानते हैं, तो जब सूर्य यहां है, कोई ग्रह अस्त होने वाला है या कोई ग्रह अस्त कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी अगर उस भाव में अतिरिक्त बल के साथ है तो अस्त तो है वो, लेकिन उस अस्त का प्रभाव नगण्य हो जाता है। आप समझिए, जैसे शुक्र अभी बली है, एक्साइटेड है, उसको हमने सूर्य से अस्त करवा दिया, एक प्रकार से क्या बोलते, काला टीका लगा दिया, अब वो एक्साइटेड होकर भी लिमिट में रहेगा, ठीक हो गया। अस्त का सामान्य मतलब है लेकिन दिखता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मेरा लग्नेश अस्त है तो वो बल है, लेकिन वो समाज में दिखता नहीं है, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, ये दो अलग अलग विषय। अगर वो मित्रवत होकर अस्त है, भाई एक ही विचारधारा के दो ग्रह, जैसे बुध सामान्यतः बुरा नहीं माना जाता है सूर्य से अस्त होने पर, बृहस्पति बुरा नहीं माना जाता है, ठीक हो गया। तो अपने को ध्यान रखना, एक ही विचारधारा के ग्रह जब अस्त होते हैं उसका दोष नहीं माना जाता, वो तो एक अलग गुण पैदा कर लेता। अब आप देखिए कहां तो वो दोष बन रहा है, कहां वो एक बहुत बड़ा गुण बन गया। कहते हैं भाई इसके जीवन में शुक्र का प्रभाव दिखता नहीं है, प्रेम है, प्रेयसी भी है इसकी, ठीक हो गया, माने प्रेयसी यानी उसका प्रेम करने वाला, उसको या प्रेम करने वाली उसके जीवन में है, लेकिन वो दिखता नहीं है ऐसा प्रेम करने वाला कोई। शुक्र अस्त है, ठीक हो गया। अभी इसी प्रकार से अगर हम ऐसा इसको देख लेते हैं कि भाई सूर्य की राशि में, या कह सकते हैं सूर्य के बल होने के साथ अगर वो अस्त हो जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ग्रह जो अस्त कर रहा है अगर वो भी बली है, तो वो अस्त होने के माने सामने वाले को अस्त कर रहा है, उसके बाद भी वो प्रसन्न है। एक होता है भाई हम आपको दुखी मन से अस्त कर रहे हैं, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, तो ये जो इस प्रकार का मैसेज जाता है कि भाई व्यक्ति के जीवन में ऐसा दिखता नहीं, वो सच में ऐसा ही है। बेचारा, उस पार्ट को हम क्या बोले, बेचारा कह सकते हैं उसको। इस पार्ट को लेकर शुक्र संबंध में जो नेचुरल कारक है वो नहीं मिला उसको। लेकिन अगर कहीं सूर्य की राशि में बैठकर शुक्र अस्त हो जाते हैं, या शुक्र की राशि में बैठकर सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो वो देखिए संबंध अगर आता है अस्त का तो प्रभाव तो है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कोई ऐसा, जैसे मैंने बताया, इन चीजों का एक बहुत धनात्मक प्रभाव भी होता है कि हम इस चीज को एक्सट्रीम पर नहीं ले जाना चाहेंगे। अंडर कंट्रोल है वो चीजें, हम उस चीज का उपभोग करते हैं, लेकिन हम एक मैसेज नहीं कन्वे करते। जैसे मैंने बताया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दृष्टि से। ऋणात्मक तब है जब सच में वो अस्त है, उसका प्रभाव नहीं है, जीवन में है भी नहीं। अभी क्या है, दिखता नहीं है, समाज में दिखता नहीं है ऐसा कि भाई इसको ठीक है प्रेम, लेकिन वास्तव में कहता सर वो दिखाना नहीं चाहता है, तो ये तो बड़प्पन बन गया। समझिए जरा इस चीज को, मेरा स्टेटस बहुत बड़ा नहीं है, या मैं अपने स्टेटस को बहुत बड़ा दिखाना नहीं चाहता हूं, ये दो अलग अलग विषय हैं। मेरा रोमांस पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, या मैं रोमांस पार्ट को बहुत बड़ा दिखाना नहीं चाहता हूं।
तो रोमांस पार्ट को बहुत बड़ा दिखाना नहीं चाहता हूं, ये तो बहुत बड़ा गुण बन गया आपका। मेरा रोमांस पार्ट बहुत बड़ा है, वो दिखाना नहीं चाहता हूं। अभी अस्त हो गया है, वो एक्साइट होकर भी अस्त हो गया है। एक्साइट है लेकिन वो अस्त है। यहां पर स्वग्रही होकर अस्त हो गया है लेकिन अस्त है। अभी सूर्य का बल यहां ज्यादा है, तो सूर्य संबंधी तो हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाता है अपने को। सूर्य अगर अभिजित में है और सात वाले को अस्त कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि भाई कोई अस्त कर रहा है लेकिन वो बहुत दमदार होकर अस्त हो रहा है। तो देखिए, अपने को भी दमदार व्यक्ति से झुकने में, प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पता लगा सामने वाले के पास कोई दम नहीं है, हम भी काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में है, तो फिर अपने पास पहले कुछ नहीं था, सामने वाले ने और भी हमसे बल ले लिया। ये वाली जो अस्त होने की स्थिति, इसको हम थोड़ा सा कमजोर मान सकते हैं। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि अस्त में भी एक बल छुपा है, वो कहां से अपने को निकालना है। दोनों में से कोई भी एक ग्रह का वो फेवरेबल हाउस अगर है तो अस्त का दोष बहुत ही कम मानना है। जैसे सूर्य यहां बली हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। सूर्य का मित्र है शुक्र, को भी कर्क राशि में अच्छा लगता है। भाई अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें सूर्य को, तो शुक्र तो यहां बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं कर्क राशि में। क्या शानदार भवन होगा आपके जीवन, आपका जो घर है उसमें सारे लग्जरी चीजें होंगी। खाली सूर्य है तो वो रॉयल रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को और शुक्र का मिलन सामान्यतः एक बात बताता है कि जीवन में अपने आप को ज्यादा रॉयल करने के चक्कर में जो उसका इंटीरियर पार्ट है, जो उसका आपस में संबंध बनाने वाला, पति पत्नी के बीच में जो नजदीकियों वाला पार्ट है, वो कहीं कमजोर हो जाता है। ठीक हो गया। सूर्य का माने एक प्रकार से ऑफिस में जैसे, या राजा जैसे अपने महल में बैठा है, महल में या कहीं अपने कार्यशाला में बैठा है सभी मंत्रियों के साथ। अभी वो पार्ट में अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो शुक्र थोड़ा सा अपने आप को शाय महसूस, क्योंकि वो तो शर्मीला ग्रह है, वो अपने आप को सोचता है मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो अस्त का दोष बस इतना ही है। लेकिन अगर यही अस्त होना किसी के मोक्ष का कारण बन जाए तो कहना ही क्या। कहता जी इसके जीवन का ये ग्रह अस्त है, इस कारण से इसने उस बल को कभी भी, ये मतलब अब आपको कैसे समझते हैं वो आप देखिए। अभी संसार में ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, इस अवगुण कह लीजिए आप, इसको गुण कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, जो कामासक्त है, अगर अपने काम पर नियंत्रण कर लेता है तो वो संसार जयी हो जाएगा। वो जहां जो उसने तय किया वहां तक पहुंच जाएगा। हम अपने अलग अलग प्रकार के लॉजिक से पता नहीं क्या क्या प्रूव करने का प्रयास करते हैं और अपनी गलत चीज को भी सही ठहरा देते हैं। लेकिन हमें बात समझनी है, यह ठहराने का तो यहां तो काम है ही नहीं यहां, क्योंकि ये तो मानने का विषय है। क्योंकि जो जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, क्या वो कर्म हम अपने संतानों से एक्सपेक्ट करते हैं? अभी जब कभी लोगों से कभी चार्ट देखते हैं तो कहते हैं सर आपका चार्ट में कुछ व्याभिचार दिखाई देता है, अतिरिक्त संबंध आपके हो सकते हैं। तो वो अपनी चीज को सही प्रूफ करने की कोशिश करता है तर्क से, तो हम उसको फिर ज्यादा नहीं समझाते हैं कि भाई ईश्वर ने जो आपके लिए तय किया वो सही है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, हम ऐसी इमेज, ऐसा रूप अपनी आने वाली पीढ़ियां, संतानों के लिए सामान्यतः अच्छा नहीं मानते। इसलिए देखिए, हम नहीं कर सकते इसका मतलब भाई हमसे वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। कई लोग इस चीज को इस प्रकार से त्याग देते हैं, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं है वो मुझे नहीं लगता वो कोई धर्म है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कठिन धर्म तो यही है कि भाई उस अपने वफादारी जो सबसे बड़ी है, वो यही सबसे बड़ी वफादारी है कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, पतिव्रत धर्म का पालन किया, पत्नीव्रत धर्म का पालन किया। आप चाहे कहीं प्रूफ करें ना करें, उससे कोई फिर अर्थ नहीं रह जाता। हमें पता है कि हमने पालन किया है और वही सबसे बड़ा बल है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कई दफा बात आती, सर मुझे डर लगता है। डर का कारण झूठ होता है। अब झूठ चाहे वो व्यभिचार में बोला जाए, चाहे सामान्यतः व्यापार में बोला जाए, छोटे छोटे जीवन में झूठ रात की नींद उड़ा देते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि इस पार्ट को जीवन में सभी व्यक्तियों को एकदम फेयर रखना चाहिए। ये तो बात थी अस्त होने की। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इस सिर्फ एक आपको समझाने का प्रयास किया है कि
इसका ये अर्थ कतई नहीं कि अगर सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो हम व्यभिचार की तरफ जा रहे हैं, नहीं। हम शुक्र को दूषित नहीं मानते हैं। इसमें दूषित तो तब होता है जब सामान्यतः वो पाप ग्रहों के साथ चला जाता है, मतलब सूर्य का राहु के साथ जाना सामान्यतः अच्छा नहीं मानते हैं उसको, उसके लिए मैं ब्रह्मचर्य करना ही चाहिए, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। लेकिन सूर्य के साथ आने का मतलब किसी स्त्री का पति किसी काम में व्यस्त है, किसी राजसी काम में व्यस्त है, किसी ऑफिस के काम में व्यस्त है, या किसी पुरुष की महिला किसी काम में व्यस्त है, इसीलिए वो उसको वैसा संबंध उसका जो उसको मिलना चाहिए प्रेम संबंध शुक्र से वो नहीं मिल पा रहा। अभी जहां जहां बैठकर अस्त होता है वो उसका कारण बन जाता है, या उससे संबंध, जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में बैठकर शुक्र अस्त हो गया तो वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के कारण अपने पार्टनर को सुख नहीं दे पा रहा। भाई मुझे आउटलुक से मतलब है, मैं बाहर रहता हूं बस और बढ़िया, कहता भाई सर कभी हमारा अपने रूप को त्याग कर कभी हमें उस प्रेम का भी एहसास कराएं, वो नहीं करा पाता है। दूसरे भाव में बैठकर अस्त हो गया तो कुटुंब में लगा रहेगा लेकिन वो भार्या को वैसा ट्रीट नहीं कर पाएगा, अस्त हो गया। चतुर्थ भाव अपने भवन की साज सज्जा में लगा रहेगा, फॉर्मल वेलकम में लगा रहेगा, लेकिन वो शुक्र को प्रसन्न नहीं कर। शुक्र नेचुरल कारक किसका वो ध्यान रखना है, ठीक हो गया। संबंधों का, रिलेशनशिप का, पति के लिए पत्नी का कारक, पत्नी के लिए पति का कारक। और पंचम भाव में बैठकर शुक्र अस्त हो गया। ध्यान दीजिए, अस्त होकर भी इन राशियों में जो मैंने आपको बताया इतना अधिक दोष नहीं माना जाता है, ठीक हो गया। मतलब मकर आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन भौचक्र में, ज़ोडिएक में यही अभिजीत मुहूर्त बनता है दशम भाव में, इस कारण से इसको एक विशेष बल दिया गया है मकर राशि में भी सूर्य को। तो यहां पर दोनों आगे हैं, अभी सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, अस्त है हम मानते हैं। अस्त होने का कारण क्या बन रहा है हमारा, डिग्री, सर्टिफिकेशन, हमारी फैमिली प्रेस्टीज भी हो सकता है इसमें। सामान्यतः वैसे हमारा जो डिग्री सर्टिफिकेशन है वो कारण बन जाता है हमारा, हम अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहते हैं डिग्री सर्टिफिकेशन में, तो वो पार्टनर के अस्त माने उसको वो चीज नहीं मिल रही है, या वो नहीं समाज में ऐसा दिख रहा है कि उसको नहीं मिल पा रही है। मैंने बताया ये बहुत बड़ा बल बन जाता है। मेरा लग्नेश मान लीजिए बुध है, सूर्य से अस्त हो गया, मित्रवत है वो, तो मैं अपनी इमेज को समाज के सामने नहीं दिखाना चाहता हूं। अगर वो मित्रवत राशि में बैठकर अस्त हो गया तो ये तो बहुत बड़ा गुण बन जाएगा कि मैं अपने रूप सज्जा, मेरा बल बुद्धि उसको नहीं दिखाना चाहता हूं समाज में, दिखाना नहीं चाहता हूं, या उसके पास वो बल है नहीं, वो दो अलग अलग विषय हैं। तो जब मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, मेरे पास वो बल है, तो ये अस्त होना बहुत बड़ा बल बन जाता है। सामान्यतः हम सूर्य के मित्रों का अस्त होना दोष नहीं मानते हैं, और ज्यादातर केसेस में ये गुण के रूप में ही सामने आता है। भाई कोई बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्ट्री का आदमी है और उसी की विचारधारा या उसी की पार्टी बिलोंग से स्टेट का मिनिस्टर बिलोंग करता है, तो जब सेंट्रल मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर के साथ आता है तो स्टेट मिनिस्टर अस्त हो जाता है। कहते सर आपका तो इतना नाम है, हम तो आपके कायल हैं आपके काम के। तो ये अस्त होना फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, इसको तो अभी आप खुद से विचार करना है आपको। ये तो बहुत फेवरेबल चीज है ये तो। और अगर यही वाला पार्ट, इसी प्रकार का पार्ट अलग विचारधारा के साथ हो जाता है, सेंट्रल जो मिनिस्टर है वो स्टेट मिनिस्टर, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो पार्टी है वो अलग अलग है, जब ऐसे वो कोई साथ आता है तो वो स्टेट को तो दबा देता है, क्योंकि उसका पद है, उसका नीचे पद है, और सेंट्रल मिनिस्टर का जो पद है ऊपर है। तो अभी वो अस्त हो रहे हैं और वो काफी दुखी है कि यार मेरा तो अभी रुतबा ही खत्म हो गया, इस सेंट्रल मिनिस्टर ने मेरा रुतबा खत्म कर दिया। वो इस प्रकार से समझना है सर, काम बाकायदा जारी रहेगा। जिस राशि में बैठकर शुक्र एग्जीक्यूट कर रहा है उस राशि में बैठकर एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन ध्यान देना वो फल हमें सामान्यता या समाज में ऐसा मैसेज जाता है कि वो कम हो रहा है, उस संबंध जो भी उसका नेचुरल कारक है उसको कम मिल रहा है। सातवें भाव, ये अस्त होना थोड़ा सा ज्यादा बुरा मान सकते हैं आप उसको। देखिए मैंने पहले ही बोला बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध है, मैंने तय किया है, और वही जो मेरा प्रारब्ध है वही मुझे मोक्ष दिला सकता है। कहते सर मेरा प्रारब्ध नहीं चाहिए, आप अपना प्रारब्ध में दे के मैं मोक्ष मिल जाए, ऐसे नहीं।
ये जो 2 नंबर का काम है ये हमें मोक्ष नहीं दिला सकता। भाई मैंने कभी अच्छा कर्म किया है, कभी मैंने बुरा कर्म किया है, उससे मेरा चार्ट बना है, तो उसके लिए एकदम फेयर होना चाहिए। मैंने चाहे बुरा किया है, मैंने चाहे भला किया है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, और अगर मैंने अच्छाइयां की हैं तो मैं उनको नहीं ध्यान दे रहा हूं, मैंने जो बुराइयां की उनको मैं बहुत सीरियसली ध्यान दे रहा हूं ताकि आगे ना हो। तो चार्ट में दिखाई दे रहा है भाई कुछ ऐसी कमियां रह गई होंगी, तो हमें ऐसा, जैसे सूर्य को सामान्यतः सप्तम भाव में कम अच्छा मान रहे हैं क्योंकि वो शुक्र के लिए कारकत्व में माना जाता है। अभी वो वहां बैठकर क्या कर रहा है, पार्टनर को अप्रसन्न कर रहा है। हमारा पार्टनर आइडेंटिटी उसके साथ रहता है, फिर भी वो अस्त रहता है। ठीक हो गया, माने ये तो पार्टनर की आइडेंटिटी है ना, हम उसके साथ हैं, उसके बाद भी वो अप्रसन्न है। तो ये अप्रसन्नता थोड़े ज्यादा हाई लेवल की है, बट उसके बाद हमें भूलना नहीं है कि सूर्य का नीचत्व भी भंग करने के लिए शुक्र जिम्मेदार है। सूर्य मतलब क्या, सूर्य मतलब राजा, अथॉरिटी, पावर, और शुक्र के आने पर वो भंग हो जाता है। तो अपना पार्टनर जब आता है तो अपने को एक अथॉरिटी का विशेष फायदा मिलने लग जाता है जो सामान्यतः अपने पास नहीं है, लेकिन जब शुक्र आता है तो मिलता है। तो उसके बाद भी हम संबंधों में इतनी नजदीकियां नहीं देख रहे हैं क्योंकि शुक्र सूर्य से अस्त हो गया। ठीक हो गया, तो वो ध्यान देना है। और माने नीच भंग का भी आपको ध्यान रखना है कि नीच भंग माने वो पावर अगर नहीं है या वो सैड मूड में है, लेकिन जिसके कारण वो नीच भंग होता है उसके आने पर, उसके ट्रिगर होने पर एकदम से वो पावर आ जाती है। कहता है यार मैं तो कोई, मुझे अथॉरिटी इतना नहीं मानती है, आपके साथ बैठता हूं तो मानती है। यही नीच भंग का फायदा होता है। मतलब हमारे जीवन में वो है नहीं, किसी के कारण वो है, ऐसा मान सकते। तो अब आप इसको क्या समझेंगे, है कि नहीं है? मेरे चार्ट में वो ग्रह नीच का है, लेकिन किसी के कारण उसका नीच भंग हो रहा है। तो जो कारण बन रहा है उससे संबंधित जब भी कोई व्यक्ति आता है वो पता ही नहीं लगता है कि वो नीच का है। मेरा मान लीजिए पराक्रम का कारक मंगल नीच का है, तो मैं अपने आप को दबा दबा मानता हूं। लेकिन और इसमें भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, नीच भंग के भी 1 2 3 4 सूत्रों से अगर वो नीच भंग हो रहा है तो इनमें से कोई भी आता है तो वो ट्रिगर हो जाता है उसका नीच भंग। कहता जी वो शनि से नीच भंग हो रहा है। कहता जैसे मेरे साथ नौकर चाकर चलते हैं, मेरे सेवा करने वाले लोग चलते, एकदम मुझे एहसास होने लग जाता है कि हाँ मेरा सूर्य का प्रताप पूरा है, या कोई भी प्लैनेट, मतलब ये तो मैंने उदाहरण देकर बताया आपको। नीच भंग के भी कई अलग अलग प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या वो स्वयं नवमांश में जाकर उच्च का हो सकता है। नवमांश का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे विवाह के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें उसका उच्च फायदा मिलने लग जाएगा। मतलब पहले हमारा विवाह जब तक नहीं हुआ था, हम अपने मेहनत में लगे हुए थे, जीवन में वहीं जाते थे, तो हमें कई जगह एंट्री करने से कई जगह रोक लिया जाता था। अभी विवाह हो गया हमारा, जीवन में हमने बहुत मेहनत करके यश अर्जित कर लिया, उम्र बढ़ते जा रही है, उस नवमांश चार्ट में वो प्लैनेट उच्च का है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारा मैरिज चार्ट करीब आ रहा है, जैसे जैसे हमारा मैरिज पार्ट करीब आ रहा है, उसका नीचत्व प्रभावहीन होता जा रहा है। ठीक हो गया, तो ऐसे इस प्रकार से कर्म क्षेत्र के कारण वो नीच भंग माने अस्त हो रहा है। और ये हमारा अस्त का जगह क्या है, जगह कौन सी है जो उसको अस्त कर रहा है? हमारा व्यय पार्ट, हमारा शॉपिंग पार्ट कह लीजिए उसको, तो वो उसके अस्त होने की जगह है। उसको शुक्र को आपको पता है 12वें भाव से वैसे बड़ा लगाव है। 12वां भाव शॉपिंग का पार्ट कहा जाता है। बहुत अच्छा, मतलब शॉपिंग में पैसा लगाते हैं लोग जिनका शुक्र 12वें भाव में बली होता है। ये भी एक प्रकार का वैसे यश है। देखिए लग्जरी डिवाइसेस, आइटम्स समय समय पर खरीदना, जब भी कोई ऐसी मार्केट लगती है, सेल लगती है, शुक्र अच्छा है, शुक्र 12वें भाव से संबंध बनाता है, आदमी बिना कुछ खरीदे नहीं रह सकता है। वो भी एक धनात्मक यश भी कहला सकता है अगर 12वां भाव अच्छा बली है, क्योंकि देखिए खरीदने का भी एक अपना यश होता है कि भाई, नहीं तो कई, देखिए इसको मैं फिर ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक दिशा में मत ले जाइएगा कि मैं तो पैसे लुटाने की बात कर रहा हूं, नहीं, शॉपिंग का भी एक अपना यश होता है। और जीवन में जब संसार में आए तो कुछ चीज़ों का यश हमें
लेना भी चाहिए, महसूस भी करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं खरीद कर दे, तो उसका भी एक अपना यश होता है। देखिए मैंने ऐसा चाहा और मैंने वो खर्च कर दिया, तो शुक्र जब ऐसा संबंध बनाता तो उस चीज़ को वो ज़्यादा, उस यश को ज़्यादा भोगना चाहता है। लेकिन अगर वो अस्त कर देता है तो उस यश को वो एक प्रकार से अंडर कंट्रोल रखता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर उसने अस्त कर दिया, तो अभी बढ़िया हो गया, हमारे लिए तो फेवरेबल हो गया वो। तो हमने एक पार्ट के रूप में इस क्लास को आज आपके सामने रखा कि अस्त होने का दोष किसे विशेष रूप से माना जाता है, शुक्र को माना जाता है, और उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, वो भी हमारे लिए फेवरेबल बन सकता है। ऐसा लगभग सभी ग्रहों के साथ कि अस्त होना हमारे लिए फेवरेबल भी बन सकता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे गुरुओं के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से जो गुत्थियां हैं वो धीरे धीरे सुलझती रहेंगी सब, और कब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाइए रखेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।